वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आखिर में हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर को देखा। इसको पूरी तरह से हम लोग समझ चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आप लोग अपने नोट्स पर कैसे लिखेंगे मैं बताऊंगा, तो आज मैं वही आपको लिखवा रहा हूं। इसको ऐसे लिखेंगे कि ए पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट which is used to find the EMF and internal resistance of a cell. It is also used to compare the EMF of two cells. ये सब कैसे होता है मैंने पहले तो समझा ही दिया है। आगे लिखेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है। It works on the principle that when a constant current is passed through a wire of uniform cross section, the potential drop across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion. ये भी हम लोग जाने थे कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए वायर वो जो होता कितना किस लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये उस तार के उस पोर्शन के लंबाई पर डिपेंड करता है। आगे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन stretched over a wooden board between two thick copper strips as shown in the figure. Each segment of wire is 100 centimeter long. तो मैंने पोटेंशियोमीटर के पहले वीडियो में आपको जो फिगर बनाया था पोटेंशियोमीटर का कि एक वुडन बोर्ड पर कैसे कई वायर के सेगमेंट कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में टाइट किए हुए हैं, तो वो फिगर आपको बना देना है यहाँ। और उस फिगर के बगल में उसका जो सर्किट डायग्राम मैंने दिखाया है वो भी बना देना है, वो तो मैं आगे बनाऊंगा ही। इतना नोट करें फिर मैं आगे बताता हूं। अब देखिए इसका पहला एप्लीकेशन है कि पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम लोग कैसे किसी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं। ये टॉपिक भी मैंने आपको समझा दिया है। लिखेंगे कैसे वो देखिए। टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल, ये फिगर मैंने बनाया हुआ है जिसमें ई जो है ड्राइवर सेल है। इसके सीरीज में एक रेओस्टेट यानी कि जो सर्किट को एक वेरिएबल रजिस्टर प्रोवाइड करता है, और ये पोटेंशियोमीटर का वायर, और ये हमारा सेकेंडरी सर्किट जिसमें ड्राइविंग सेल ई डैश है जिसके ईएमएफ को हमें डिटरमाइन करना है, और इस सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ एल है। रेओस्टेट यहाँ इसलिए दिया जाता है ताकि एक कांस्टेंट करंट अपनी मर्जी से कि कितना करंट हम लोग फ्लो कराएं जिससे कि आसानी से हम लोग बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट कर सके। क्योंकि देखिए यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इस ड्राइवर सेल का जो है कुछ ईएमएफ इसमें खर्च होगा और बाकी ईएमएफ इस पोटेंशियोमीटर के वायर में। तो हम लोग इस हिसाब से देखते हैं कि बैलेंसिंग लेंथ लगभग इस लेंथ के मिडिल पोर्शन में प्राप्त हो या इस लेंथ के अंदर प्राप्त हो, उसके लायक हम लोग करंट सेट करते हैं। तो फिगर तो आप देख ही रहे हैं, और मान लीजिए इसके लिए इस सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ एल हुआ है। ये सब बातें लिख देंगे। ई इज इक्वल टू ड्राइवर सेल, ई डैश इज इक्वल टू ड्राइवन सेल यानी अननोन ईएमएफ, एल इज इक्वल टू बैलेंसिंग लेंथ एंड आई इज इक्वल टू करंट। तो उसके बाद अब लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियल डिफरेंस across the wire AB, ऐसे लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर AB या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर AB, और उसमें लिखेंगे VAB इज इक्वल टू इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर AB VAB इज इक्वल टू VAB। अगर मान लीजिए पूरे वायर के बीच में पूरे वायर के अक्रॉस वोल्टेज VAB है, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट of the wire is equal to dV by dl
डीवी के जगह पर, यानी पूरा लेंथ में कितना वोल्टेज है हमारा VAB, और पूरा तार का लेंथ मान लीजिए LAB, यानी यहां बता सकते हैं साइड में LAB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो अब उसके बाद अब इस सेल का EMF, चूंकि ये सेल E डैश लेंथ में बैलेंस हुआ है, तो देयरफॉर E डैश इज इक्वल टू, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी 1 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 1 सेंटीमीटर में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है dV/dl डिवाइड, फिर तो L सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप होगा, ये हो गया आपका तरीका। और इसके बाद एक स्टेप और चल दीजिए, E डैश इज इक्वल टू dV/dl के जगह पर हमने बैठा दिया VAB बाई लेंथ ऑफ वायर AB इंटू L। इस प्रकार आपका इस पोटेंशियोमीटर के द्वारा एक अननोन EMF वाले सेल का EMF फाइंड आउट हो जाता है। अब मैं इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन बताऊंगा। अब देखिए इसका दूसरा एप्लीकेशन है टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। इसके लिए फिगर ये बना देंगे जिसमें ये टू वे की है, जिससे कि एक बार इस सेल को कनेक्ट कर लेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ L मिला है, और दूसरी बार इस की के द्वारा ये सेल E डैश डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब इसका नाम E1 दे दीजिए और दूसरा सेल का नाम मैंने E2 दिया है। पहली बार E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 आया और दूसरी बार E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 आया। तो ये टू वे की से हम लोग ये जब जिस सेल को चाहे हम लोग जोड़ सकते हैं पोटेंशियोमीटर से, यानी कि पहली बार E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ हम लोगों ने L1 फाइंड किया और दूसरी बार E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 फाइंड किया। यहाँ पर दिखा देंगे E इज द ड्राइवर सेल। अगर पहली बार बताए हुए हैं तो हर बार करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें वही है, हम लोग चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ नया चीज जो बताना क्या रह गया कि आपको एक L1 में लिखेंगे बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल E1 और L2 में लिखेंगे बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल E2। उसके बाद लिखेंगे कि E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। बल्कि एक स्टेप और ऐसे चल दें कि सिंस E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XL1, चूंकि E1 जो सेल है L1 लेंथ में बैलेंस हुआ है तो E1 इज इक्वल टू L1। इसका मतलब हो गया कि E1 इज इक्वल टू XL1 एंड E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 है तो E2 इज इक्वल टू XL2। अब लिखेंगे देयरफॉर E1 बाई E2 इज इक्वल टू, तो XL1 बाई XL2 करेंगे तो L1 बाई L2, ये दो सेल हमारा कंपेयर हो गया। आप क्लियर समझ गए क्या लिखना है, फिगर बनाना है, फिर L1 के लिए बता देना है बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल E1, L2 के लिए बता देना है बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल E2। उसके बाद लिखना है सिंस E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 देयरफॉर E1 इज इक्वल टू XL1, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 देयरफॉर E2 इज इक्वल टू XL2। और उसके बाद ये तो हम जानते ही हैं कि जो सेल का EMF है वही लेंथ का, सेल के EMF का जो रेशियो है वही लेंथ का भी, बैलेंसिंग लेंथ का भी रेशियो होगा, और इस प्रकार तो सेल के अननोन EMF कंपेयर हो गए। अब मैं तीसरा एप्लीकेशन बताऊंगा। अब देखिए तीसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इसमें ये फिगर बन जाएगा, बाकी सारा चीज वही है। इस की का नाम हमने K1 दे दिया है और यहाँ पर एक और की है, इसका नाम K2 दे दिया है। ये पहली बार K1 स्विच ऑन रहेगा ताकि पोटेंशियोमीटर वायर से करंट पास करें, और ये एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो और इस एक और यहाँ सर्किट बनाया हुआ है, यानी इस सेल को जोड़ा गया है एक शंट रेजिस्टेंस से, लेकिन फिलहाल इसका स्विच K2 ऑफ रहेगा। ऑफ रहने से हुआ कि अभी समझिए कि ये रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ नहीं है, ये स्विच ऑफ, तो समझिए ये रेजिस्टेंस डिस्कनेक्ट है।
अब यही हमारा सेकेंडरी सर्किट है। तो सेकेंडरी सर्किट के लिए यानी इस सेल का ईएमएफ के लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 मिलता है, और जब दूसरी बार ये की ऑन कर देंगे तो अब ईएमएफ का कुछ न कुछ हिस्सा इंटरनल रेजिस्टेंस में खर्च हो जाएगा। तो अब टर्मिनल वोल्टेज के लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 मिलता है जब इस की को हम लोग ऑन कर देते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे कि when key K1 is closed and K2 is open, open means switch off, when यानी कैसे लिखेंगे, when the switch K1 is closed and K2 is open, then the balancing length for EMF of cell is L1। ध्यान रखिए कैसे लिखेंगे, when the key K1 is closed and K2 is open, then the balancing length for EMF of the cell is L1। उसके बाद लिखेंगे E, therefore E is directly proportional to L1, यानी E is equal to XL1। इस सेल का EMF E डैश दे दीजिए क्योंकि E हमने दिया है ड्राइवर सेल का। उसके बाद लिखेंगे when the key K2 is also closed, then the balancing length for terminal voltage of the cell, यानी ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, when the key K2 is also closed, then the balancing length for terminal voltage of the cell, यानी सेल का टर्मिनल वोल्टेज V मानिए और उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ मिलता है L2, यानी V is equal to XL2। तो लिखेंगे नाउ E dash by V is equal to L1 by L2। अब लिखेंगे since internal resistance of the cell, internal resistance of the cell, उसके लिए फॉर्मूला होता है R is equal to E by V minus 1, और इस सर्किट में जो शंट रेजिस्टेंस है वो S दिया हुआ है तो यहां लिख देंगे S। अब E by V के जगह पर E नहीं E डैश होना चाहिए, E डैश by V के जगह पर L1 by L2 पुट कर देंगे तो आगे लास्ट स्टेप होगा R is equal to L1 by L2 minus 1 S। इस प्रकार इस सेल का EMF भी फाइंड आउट हो गया और ये पोटेंशियोमीटर के साथ साथ हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो गया। धन्यवाद।